हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। कल मैंने आपको एफ टेस्ट का पीडीएफ शेयर किया था और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और एफ टेस्ट के बारे में आज आपको बताऊँगा। कई बार हमें स्मॉल सैंपल के केस में वेरिएंस, दोनों सैंपल के वेरिएंस के आधार पर यह तय करना होता है कि वो दोनों सैंपल किसी एक ही बड़े प्रसामान्य समग्र से चयनित माने जा सकते हैं या नहीं। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि दो सैंपल के आधार पर निकाले गए पॉपुलेशन वेरिएंस के एस्टीमेट जो है वो एक दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न है या जो है उनमें अंतर सार्थक नहीं है। उनमें अंतर सार्थक नहीं है का अर्थ ये होगा कि दोनों जो है पॉपुलेशन वेरिएंस के एस्टीमेट जो दो सैंपल के आधार पर निकाले गए हैं वो दोनों किसी एक ही बड़े जो है प्रसामान्य समग्र से चयनित माने जा सकते हैं। और यदि उनमें अंतर सार्थक आता है तो हम ये कहेंगे कि दोनों प्रतिदर्श जो है वो किसी एक ही प्रसामान्य समग्र से चयनित नहीं माने जा सकते। टी टेस्ट में वेरिएंस के आधार पर जो है वो ये अंतर परीक्षण नहीं था, तो इसलिए इसका एफ टेस्ट जो है वो जो है डेवलप किया गया है। एफ टेस्ट को सर्वप्रथम जो R.A. फिशर और G.W. स्नेडिकोर ने विकसित किया था और फिशर के नाम पर इसे एफ टेस्ट कहते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी है। H0 लेनी होती है और H0 में हमें यह मानना होता है कि वेरिएंस रेशो जो है वो सार्थक नहीं है। दरअसल में F जो है वो वेरिएंस रेशो होता है, बड़ा प्रसरण बटा छोटा प्रसरण F का फार्मूला होता है। तो दो वेरिएंस का ये रेशो होता है और हम ये मानते हैं कि वेरिएंस रेशो सार्थक नहीं है, अर्थात दोनों वेरिएंस एस्टीमेट में अंतर सार्थक नहीं है, अर्थात दोनों को एक समान माना जा सकता है, अर्थात दोनों को इन प्रसरण के एस्टीमेट के आधार पर किसी एक ही समग्र से चयनित माना जा सकता है। इसके बाद दोनों प्रतिदर्शों के प्रसरण हमें ज्ञात करने होंगे। दोनों प्रतिदर्शों के प्रसरण जो अनुमान है, जो वास्तव में पॉपुलेशन वेरिएंस के एस्टीमेट हैं, वो निकालने के लिए दो तरीके हैं। यदि हमारे पास दोनों सैंपल की वैल्यूज़ x1 और x2 दी हुई हो तो आपको जो है अलग फार्मूला लगाना होगा, और यदि आपको दोनों सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दिए हुए हों तो आपको अलग फार्मूला लगाना होगा। जैसे प्रथम सैंपल में S1 स्क्वायर, जिसको आप पॉपुलेशन वेरिएंस का एस्टीमेट जो प्रथम सैंपल के आधार पर निकाला गया है वो कह सकते हो। इसका जो फार्मूला है वो है x1 माइनस x बार 1 का होल स्क्वायर और उसका समेशन, यानी प्रथम सैंपल की सभी इकाइयों को प्रथम सैंपल के मीन से डेविएट करेंगे और उसका स्क्वायर करके उसको जोड़ेंगे और उसमें प्रथम सैंपल के n में से एक घटा करके डिवाइड करेंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो S1 स्क्वायर बराबर सिग्मा dx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1। इसी तरह से आपको S2 स्क्वायर निकालना होगा। S2 स्क्वायर का फार्मूला भी यही है, सिर्फ वैल्यूज़ को हम x2 के नाम से बोलेंगे और x बार को x बार 2 से मानेंगे। तो S2 स्क्वायर जो है वो होगा सिग्मा ब्रैकेट में x2 माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1। यदि दोनों सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं तो उस स्थिति में आपको S1 स्क्वायर का फार्मूला जो है वो होगा n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1, और S2 स्क्वायर का फार्मूला होगा n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1। तो दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। हम जानते हैं कि सिग्मा dx स्क्वायर जो है वो n स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होता है। तो अगर सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं तो आपको n स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर सैंपल की वैल्यूज़ दी हुई है तो आपको dx स्क्वायर जो है वो बाकायदा निकालना पड़ेगा। इसके बाद में हम प्रसरण अनुपात निकालते हैं। ये जो दोनों S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर आए हैं, इनमें जो बड़ा होगा वो ऊपर रखा जाएगा और जो छोटा होगा वो नीचे रखा रह जाएगा। और वेरिएंस रेशो का फार्मूला जो है हमारा लार्जर वेरिएंस, इसका मतलब है f जो है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक से छोटा नहीं आएगा। इसके बाद इस कैलकुलेटेड f की तुलना जो है f की टेबल वैल्यू से की जाएगी। f की टेबल वैल्यू निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होती है। f
की टेबल मैंने कल के PDF में शेयर की थी, और F की टेबल अगर आप देखें तो उसमें रो में कुछ लिखा हुआ है और जो है वो कॉलम पर भी कुछ लिखा हुआ है। अगर आप F की टेबल को देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर, यानी जो बड़ा प्रश्न है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रो में देखी जाएगी और जो छोटा प्रश्न है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम में देखी। और जो बड़े प्रश्न के n में से एक घटा करके अपन V1 या ईटा1 बोलते हैं, उसको फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर, और छोटे प्रश्न के n में से एक घटा करके अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर या V2 या ईटा2 कहते हैं। तो ये आपको निकालना होगा, और निकाल करके 5% और 1% के केस में दोनों जो है वो अलग अलग जो है वो टेबल दी हुई है। एक टेबल 5% के केस में है और एक टेबल 5% सार्थकता स्तर पर आप 5% वाली टेबल देखें और 1% सार्थकता स्तर पर आप 1% वाली टेबल देखें। तो अगर ये तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर को रो में देख करके और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर को कॉलम में देख करके और टेबल वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे और उस टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड एफ की तुलना करेंगे। यदि कैलकुलेटेड एफ टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो आपकी H0 रिजेक्ट होगी, अर्थात प्रसरण अनुपात सार्थक होगा, अर्थात दोनों सैंपल के आधार पर निकाले गए पॉपुलेशन वेरिएंस के एस्टीमेट एक दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न हैं, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों सैंपल किसी एक ही समग्र से चयनित नहीं माने जा सकते। यदि आपका कैलकुलेटेड एफ टेबल वैल्यू से कम या बराबर है तो आपकी H0 सही मानी जाएगी, अर्थात प्रसरण अनुपात सार्थक नहीं होगा, अर्थात दोनों प्रतिदर्शों को किसी एक ही समान प्रसरण वाले मूल समग्र से चयनित माना जा सकता है। ये एफ टेस्ट का जो है वो मैंने आपको जो है पूरा बताया है। कल वाली PDF में मैंने आपसे काई स्क्वायर की टेबल भी शेयर की थी, एफ की टेबल भी शेयर की है, उसके अलावा स्टूडेंट वो भी मैं शेयर की थी। आज